आपको आज मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इजराइल और फिलिस्तीन पर दो धड़ों में बंट गए हैं मुस्लिम देश। वो 57 मुस्लिम देश जो कल तक एक थे, अब इजराइल के मसले पर दो फाड़ हो गए। साथ ही आपको बताएंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे अमेरिका और चाइना इजराइल के मामले पर आमने सामने है और क्या क्या तकरार आगे बढ़ गई। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। बंगाल में कैसे पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, यह आपको सबसे पहले दिखाने जा रहा हूं। इस बीच सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा खबर यह कि कैसे आज ममता के मंत्रियों को आज ही गिरफ्तार किया गया और आज ही जमानत दे दी गई। जी हां, सबसे पहले आपको बताता हूं कि आज ही गिरफ्तारी और आज ही जमानत दे दी गई है। कौन कौन से मंत्री हैं ममता के, जल्दी से अगर मैं आपको दिखाऊं, स्क्रीन पर जल्दी से अगर दिखाऊं ममता के कौन कौन से मंत्री हैं। ये ममता के मंत्री हैं फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी। फिरहाद हकीम जो कि मेयर थे, फिलहाल मंत्री हैं। सुब्रत मुखर्जी जो इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते हैं। सुब्रत मुखर्जी को एक वक्त में इंदिरा गांधी के बेटे की तरह माना जाता था, आप समझ लीजिए इनका कद। मदन मित्रा जो कि विधायक हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। शोभन चटर्जी जो कि फिरहाद हकीम से पहले मेयर थे कोलकाता के, इनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन कोर्ट ने इन चारों को जमानत दे दी। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा ड्रामा जो हुआ वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले देखिए फिरहाद हकीम कितने करीबी रहे ममता के, आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। फिरहाद हकीम को जरा पहचान लीजिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये फिरहाद हकीम की तस्वीरें जो मैं दिखाने जा रहा हूं। ये जो स्कूटी पर ममता बनर्जी आपको नजर आ रही है, ये तस्वीरें बंगाल की सियासत में बहुत हलचल मचाई थी इन तस्वीरों ने। ये जो गाड़ी चला रहे हैं आगे बैठे हैं, यही फिरहाद हकीम है। यानी ममता जिनकी स्कूटी पर बैठी थी, यही फिरहाद हकीम थे, कोलकाता के मेयर और फिलहाल ममता के मंत्री हैं। लेकिन हुआ क्या, फिरहाद हकीम की गिरफ्तारी के बाद जैसे ही गिरफ्तारी हुई फिरहाद हकीम की, ममता बनर्जी खुद सीबीआई के ऑफिस पहुंच गई। जो पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ वो यहां से। ममता बनर्जी को जैसे ही जानकारी मिली, उनके एक नहीं दो नहीं चार मंत्री गिरफ्तार हुए। ममता फौरन निजाम पैलेस यानी सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई और उसके बाद सारा पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ। ममता बनर्जी ने कहा कि वो खुद गिरफ्तारी देंगी, उनको गिरफ्तार किया जाए। उनके मंत्री की गिरफ्तारी पूरी तरह से असंवैधानिक है, ममता का कहना था। लेकिन ममता बनर्जी जब सोचिए पहुंची, जब ममता बनर्जी सीबीआई के ऑफिस पहुंची, उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया और खुद सीबीआई के दफ्तर में टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंच गए। देखिए सैकड़ों की संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता और बाहर जो सुरक्षा बल था, देखिए पत्थर उड़ा, पत्थरबाजी शुरू हो गई सीबीआई के ऑफिस में। और ये तस्वीरें जो सीबीआई दफ्तर के बाहर की थी, जमकर हंगामा और नारेबाजी टीएमसी के कार्यकर्ता करते रहे और इस नारेबाजी के बीच पत्थरबाजी भी होती रही। देखिए पत्थर गिराए आकर, ये जो सड़क पर पत्थर देख रहे हैं आप, ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े पत्थर फेंके। सोचिए सुरक्षा बलों पर भी ये पत्थर फेंके गए। लेकिन ये ड्रामा यही खत्म नहीं हुआ। टीएमसी के कार्यकर्ता अंदर पहुंचे और उसके बाद मैं आपको बताऊं, ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर के अंदर बैठी रही। तस्वीरें देखिए, ममता सीबीआई दफ्तर के अंदर बैठी रही। अंदर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊं, सीबीआई के दफ्तर के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं आप। ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर थोड़ी देर नहीं, 6 घंटे तक ममता अंदर बैठी रही और बोलती रही कि मुझे गिरफ्तार करिए, मेरे मंत्रियों की गिरफ्तारी असंवैधानिक है। ना कोई नोटिस दिया गया है, ना राज्य सरकार से पूछा गया, ना कोर्ट का नोटिस, और मंत्री की गिरफ्तारी आखिर कैसे हो गई। ये पूरा ड्रामा चलता रहा बंगाल की सियासत में। और इसके बाद आपको दिखाते हैं कि ममता बनर्जी सीबीआई के ऑफिस के अंदर बैठी हुई थी और बाहर आपको बताऊं कि क्या हो रहा था। खुद जो राज्यपाल है जगदीप धनखड़, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है। यानी ममता बनर्जी जो सीबीआई के ऑफिस में थी, ये सरासर संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान के मुताबिक ममता बनर्जी काम करें। सीबीआई दफ्तर पर पत्थरबाजी करना गलत है। यानी सीबीआई दफ्तर पर जो पत्थरबाजी हुई वो सरासर गलत है, ये कहा जगदीप धनखड़ ने। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है जिस वक्त पत्थरबाजी होती रही। लेकिन ये यहां नहीं रुकने वाला था, ये यहां से दरअसल शुरू हुआ। आपको दिखाते हैं कि कैसे पूरे बंगाल में हालात बिगड़ते चले गए। कोलकाता की तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। कोलकाता में प्रदर्शन शुरू हो गया, बड़ा प्रदर्शन, टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा काटा है। तस्वीरें एम्बियंस के साथ अगर मैं दिखाऊं कि देखिए जरा, ये हंगामा चलता रहा। ये जब तक ममता बनर्जी खुद सीबीआई के ऑफिस के अंदर
बैठी थी तब तक ये प्रोटेस्ट होता रहा। न सिर्फ कोलकाता, वेस्ट मिदनीपुर, पश्चिमी मिदनीपुर की तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, वहां भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया एम्बियंस के साथ। अगर मैं सुनाऊं कार्यकर्ताओं का ये हंगामा बेशक अलग अलग जिलों में देखने को मिला पश्चिम बंगाल के, न सिर्फ कोलकाता, वेस्ट मिदनीपुर, लेकिन मैं आपको बताऊं आसनसोल में भी ये प्रदर्शन देखने को मिला। टीएमसी के कार्यकर्ता उतनी देर सड़कों पर मौजूद रहे। देखिए टायर जलाया टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, आगजनी की, प्रदर्शन किया और ये जो सीबीआई की कार्रवाई थी इसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया गया टीएमसी के कार्यकर्ताओं के जरिए। लेकिन इसके कुछ वक्त बाद 6 घंटे बाद ममता बनर्जी सीबीआई ऑफिस पहुंची थी। उसके 6 घंटे बाद ठीक 4:30 बजे शाम को ममता देखिए सीबीआई ऑफिस से बाहर निकली है। यह तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दल बल के साथ ममता पहुंची थी और सीबीआई ऑफिस से बाहर निकली ममता बनर्जी ये कहते हुए कि मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगी, और उसके बाद यह मामला कोर्ट में चलता गया। ममता बाहर निकल रही है, वो तस्वीरें, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी निकली। लेकिन बड़ी खबर इस दरमियान ये दर्शकों को बता दें कि चारों मंत्रियों को, जो चारों ममता के करीबी हैं, जिसमें से मंत्री हैं 3, उन्हें जमानत मिल गई है। आपको बता दें बड़ी खबर, जमानत मिल गई और किसी भी वक्त सीबीआई के ऑफिस से बाहर निकल सकते हैं। बड़ी खबर यह है सीबीआई दफ्तर से किसी भी क्षण बाहर निकल सकते हैं ममता के ये मंत्री। चारों को जमानत मिल गई है। हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद है, हमारे साथ अर्नब मजूमदार जुड़ रहे हैं सीधे सीबीआई ऑफिस से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मजूमदार जरा जल्दी से बताइए, आपके पीछे बहुत हलचल नजर आ रही है, क्या स्थिति है? किसी भी वक्त ममता के मंत्री निकल सकते हैं? हाँ, किसी भी वक्त ममता बंदोबस्त के जो सरकार है उनके जो 2 मंत्री है वो निकल सकते हैं और उनमें से और एक विधायक भी है मदन मित्रो, वो भी निकल सकते हैं। कुछ ही देर पहले हम लोगों ने देखा कि जो सीबीआई के ऑफिशियल्स बेंगशल कोर्ट में गए थे वो लौटे। अर्नब जरा तस्वीरें अगर आप अपने पीछे की दिखाएं, जो हम देख रहे हैं, कौन लोग हैं, क्या इंतजार हो रहा है मंत्री के निकलने का? तस्वीरें अगर पीछे दिखाएं आप। एकदम मैं दिखाने के लिए बोलूंगा। अभी जो जगह है वो निजाम पैलेस के इसी बिल्डिंग में 14th फ्लोर पे है वो सीबीआई का ऑफिस, और यहाँ से ही वो लोग निकलेंगे। अभी दिखाई दे रहा है कि पुलिस का जो अरेंजमेंट पूरा हो चुका है और उन लोगों का जो सपोर्टर है वो लोग भी आ चुके हैं। जब भी वो लोग बाहर निकलेंगे तब भी उन लोगों को स्वागत किया जाएगा, फूलों के हारों से उन लोगों का स्वागत किया जाएगा। हम लोगों ने कुछ ही देर पहले देखा, फिर से मैं वो जो तस्वीर है उसको दिखाने के लिए बोलूंगा कि जो निजाम पैलेस के सामने का जो रास्ता है वो अभी भी अगर देखा जाए तो तृणमूल के जो सपोर्टर्स हैं वो लोग आके खड़ा हुए हैं और वो लोग फूलों के हार को लेके आके फूलों के हार लेकर पहुंचे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए। तो सीधे बंगाल से हमारे साथ जुड़ रहे थे हमारे सहयोगी, जो बता रहे थे कि उनका स्वागत करने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचे। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब से कुछ वक्त में हम आगे आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सवाल, ममता के सवाल क्या है। सीबीआई पर ममता के जो सवाल है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिना नोटिस मंत्रियों की गिरफ्तारी गलत, ये ममता का कहना है। सिर्फ टीएमसी नेताओं पर कार्रवाई क्यों की गई, ये ममता का कहना है। सीबीआई मुझे गिरफ्तार करे, ममता ने सीधे ये चुनौती दी थी वहां से। सीबीआई की बाइट, सीबीआई ने क्या कुछ कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि नारदा, ये पूरा स्ट्रिंग क्या था ये आपको बताएंगे, लेकिन सीबीआई क्या कह रही जरा सुनिए। CBI had registered the instant case on 16th April 2017 on the orders of Honorable Kolkata High Court. से बताते हैं, जल्दी से दर्शकों को बताएं ये नारदा स्कैम है क्या। सबसे पहले आपको बता दें, क्योंकि दिन भर आपने खबर सुनी और बहुत कम लोग जानते हैं दरअसल ये है क्या। देखिए जरा आपको बताने जा रहे हैं ये नारदा स्ट्रिंग था क्या सीबीआई के ममता पर सवाल नहीं, नारदा स्ट्रिंग में क्या हुआ था ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2014 में ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। 2014 में बाकायदा ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ और इस स्टिंग ऑपरेशन को, इसको जल्दी से रोटेट करें, स्टिंग में टीएमसी के नेताओं के नाम है। ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ इसमें टीएमसी के नेताओं के नाम आए डमी कंपनियों से। इसमें क्या हुआ, जो स्टिंग ऑपरेशन में आपको बताऊं, नारदा न्यूज पोर्टल के जो सीईओ हैं मैथ्यू सैमुअल, उन्होंने बाकायदा कंपनी के मालिक बनके ममता के इन नेताओं को कैश दिया, पैसा दिया
कम कैश लेने का आरोप था कथित तौर पर, और 2016 में चुनाव के वक्त यह टेप सामने आया था। बाकायदा हाईकोर्ट ने भी इस टेप को सही ठहराया था। हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया और उस जांच को सीबीआई ने आगे बढ़ाया और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। यह हम आपको बता रहे थे, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आइए आपको दिखाते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि ममता बनर्जी, मैं पहले आपको दिखाऊं कि ममता बनर्जी जब पहुंची, वो तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी सीबीआई ने ममता के मंत्री को गिरफ्तार किया तो ममता बनर्जी खुद सीबीआई ऑफिस पहुंच गई। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले आपको याद होगा, इससे पहले ममता के भतीजे के घर जब सीबीआई पहुंची थी, आपको याद होगा, तब भी ममता बनर्जी भतीजे के घर पहुंच गई थी। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ममता के भतीजे के घर जब सीबीआई नोटिस देने पहुंची थी कोल घोटाला मामले में, उस वक्त भी ममता बनर्जी पहुंच गई थी भतीजे के घर। न सिर्फ ये, बल्कि कुछ और पीछे आपको लेकर चलते हैं, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ममता बनर्जी उस दौरान भी, जिस वक्त आपको याद होगा कि पुलिस कमिश्नर कोलकाता के राजीव कुमार, जिन्हें हिरासत में लिया था सीबीआई ने, आपको याद आया होगा, सीबीआई ने हिरासत में लिया था ममता के कमिश्नर, कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार को, तो सीबीआई को हिरासत में ले लिया गया था। याद कीजिए, सीबीआई के जो अधिकारी थे जो राजीव कुमार को ले जा रहे थे, उन्हें कोलकाता की पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। यह भी बंगाल में हुआ था। न सिर्फ ये, बल्कि आपको दिखाते एक और तस्वीर, ममता ने उसके बाद बाकायदा धरना दिया था। याद कीजिए, यह ममता का धरना, राजीव कुमार के साथ धरना दिया कि सीबीआई क्या कर रही है। ममता बनर्जी को देख रहे हैं, ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं कि आखिर क्या कर रही है सीबीआई। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया था। तो सवाल बुनियादी यह है कि जब जब सीबीआई का एक्शन हुआ है, ममता ने उसे राजनीतिक प्रतिशोध कहकर हमेशा उसको दरकिनार किया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर यह कब तक चलता रहेगा, सवाल यही है। आपको बताएं कि बीजेपी और टीएमसी के नेता इस पर क्या कह रहे हैं। आइए अब आपको यह भी जरा सुनवा देते हैं, सुनिए जरा। चुनकर तो आई नहीं, पर अपने को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड भी चीफ मिनिस्टर नहीं मानती कि मैं डेमोक्रेसी के प्रोसेस से मेरे को मेरे दल ने चीफ मिनिस्टर बनाया। वो अपने को महारानी समझती हैं कि मैं भी या हाईवे जो मैं कहूँ वो ठीक नहीं तो गलत है, और वो कोर्ट की भी अवहेलना करती है। আপনারা জানেন যে সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট হয়েছে কোভিড-19 এর সময় কাউকে আননেসেসারি পুলিশ ডিটেইন করতে পারে না, অ্যারেস্ট করতে পারে না। তা সত্ত্বেও পুলিশ, সিবিআই পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট। तो आपने सुना, बंगाल के बीजेपी के नेताओं को वो आरोप लगा रहे हैं कि आखिर सीबीआई एक्शन ले रही है हाईकोर्ट के कहने पर। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि कैसे फिलिस्तीन और इजराइल के नाम पर दो धड़ों में बंट गए हैं अरब मुल्क, यानी मुस्लिम कंट्रीज। वो 57 मुस्लिम कंट्रीज दो धड़ों में बंट गई हैं, जो कल तक एकजुट होकर दरअसल इजराइल की मुखालफत कर रही थी। साथ ही आपको बताएंगे अमेरिका और चीन कैसे एक दूसरे के आमने सामने आ गए इस मसले पर। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के हालात क्या हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हमास की तस्वीरें। हमास ने, जो कि फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है, ये देखिए इजराइल की केमिकल फैक्ट्री पर यह हमला किया है। भयंकर जो आपको धमाका नजर आ रहा है, पूरी केमिकल फैक्ट्री है जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। ये हमास ने हमला किया। मैं फिर बता दूं, हमास जो कि गाजा में है, गाजा जो कि फिलिस्तीन में है, हमास के हमले में ये पूरी फैक्ट्री खाक हो गई है। इजराइल की केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही है। ये दिखाने का मकसद ये है कि हमले हमास भी कर रहा है, रॉकेट हमास भी दाग रहा है, फिलिस्तीन भी रॉकेट दाग रहा है। सिर्फ एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई हमास की, एक और तस्वीर देखिए, उसके बाद बताएंगे कौन से मुस्लिम देश हैं जो आपस में भिड़ गए। ये देखिए जरा, ये हमास का हमला देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए रॉकेट हमास के इजराइल के आसमान में नजर आ रहे हैं। देखिए इजराइल के आसमान में उड़ते जो रॉकेट आपको नजर आ रहे हैं, ये हमास के रॉकेट हैं। ये फिलिस्तीन के दागे गए इजराइल पर रॉकेट है। लेकिन आयरन डोम जो इजराइल के पास है, वो देखिए यहां बीच में जो आपको नजर आ रहा है, आयरन डोम से जो रॉकेट निकलते हैं, रडार कैच करता है, इंटरसेप्ट करता है और इनको यहीं ऊपर आसमान में ही गिरा देता है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इजराइल के आसमान की सायरन जो बज रहा है, ये सायरन बज रहा है इजराइल के लोगों के लिए कि उन्हें आगाह करें कि फौरन घरों से बाहर निकल जाएं। यानी कोई भी रॉकेट अगर मिस हो गया हमास का तो सीधे उनके घरों में गिर सकता है। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें दिखाएं और सोचिए ये स्थिति अभी भी इजराइल में बनी हुई है।
ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये जो आसमान में उड़ती हुई रोशनी नजर आ रही है, ये रॉकेट है। ये रॉकेट दरअसल दागे गए हैं हमास से। फिलिस्तीन ने इन रॉकेट की बारिश की है। ये रॉकेट की बारिश की गई है इजराइल के ऊपर। देखिए रात के अंधेरे में जब लोग घरों में बैठे हैं इत्मीनान से, शायद डिनर करके ये सोने की तैयारी कर रहे होंगे, उस दौरान एकाएक ये बारिश होती है। रॉकेट्स की बौछार, लगातार बौछार जब रॉकेट की होती है तो सायरन, जो आयरन डोम इजराइल का है, जो डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये आयरन डोम सायरन बजाना शुरू करता है। और ये सायरन बजने के साथ ये सायरन अलार्म है इजराइल के लोगों के लिए कि वो फौरन घरों से बाहर निकल आए। 15 से 20 सेकंड का जो वक्त है, इजराइल के लोग फौरन बाहर को भागते हैं और उसके बाद इस डिफेंस मिसाइल सिस्टम से जो रॉकेट निकलते हैं वो जाकर इन हमास के रॉकेट्स को आसमान में ही भेज देते हैं, आसमान में ही इन्हें मार गिराते हैं। यही इजराइल की खासियत है कि ये जो आयरन डोम डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, अब तक यही सिस्टम दरअसल इजराइल के लोगों को बचाए हुए है। आयरन डोम मिसाइल सिस्टम इजराइल के लोगों को सुरक्षित रखे हुए है। वही तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोचिए, अंदाजा लगाइए, इजराइल के पास अगर ये आयरन डोम डिफेंस मिसाइल सिस्टम ना होता तो ये सारे हजारों सैकड़ों रॉकेट इजराइल में घरों पर गिरते, घर तहस नहस और बर्बाद हो जाते। सिर्फ इजराइल के पास जो ये डिफेंस सिस्टम है जिसकी वजह से वो हमास के, वो फिलिस्तीन के इन रॉकेट्स के हमलों से बच पा रहा है। ये सायरन लोगों को आगाह करने के लिए, लोगों को बताने के लिए है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो आपने देखा हमास के इजराइल पर रॉकेट, एक और दिखाते हैं हम आपको हमास के रॉकेट से जो हमला हुआ उसके बाद देखिए पूरा घर तबाह हो गया, पूरा घर, छत उड़ गई है, दीवार उड़ गई है, मलबा घर के अंदर पड़ा हुआ है। अब आप देखिए तस्वीरें जरा, ये देखिए बाहर सफाई हो रही है, अंदर जो इमारत उड़ी है, इमारत का जो हिस्सा वो आप देखिए रॉकेट दीवार छत को फाड़ता हुआ निकल गया है आगे। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस घर की दिखा रहे हैं, यानी ये हमास के हमले में इजराइल का नुकसान हुआ है। ये भी मैंने आपको एक तरफ का दिखाया है, दूसरी तरफ का दिखाऊंगा कि इजराइल के हमले में हमास का क्या नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हमास की, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। इन हमलों के बाद वो साफ कर चुके हैं कि जब तक उधर से हमला होता रहेगा हमारे हमले नहीं रुकेंगे, हमारा काम है अपने नागरिकों की सुरक्षा। सुनिए जरा। As always, Israel is doing everything possible to protect our civilians and keep Palestinian civilians out of harm's way. I'm confident in our army, I'm confident in our police, and above all, I'm confident in the resolve and determination of the people of Israel. वो आपने सुन लिया, साफ कहना है नेतन्याहू का कि वो अपने लोगों की सुरक्षा करते रहेंगे। हमास के हमले मैंने आपको दिखाया कि हमास ने, फिलिस्तीन ने, हमास आतंकी संगठन ने इजराइल पर जो हमले किए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इजराइल ने जो इसका जवाब दिया वो देखिए जरा। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली तस्वीर ये देखिए, इजराइल ने उसके बाद जब दागे वो तस्वीरें देख लीजिए जरा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इजराइल का कहना ये है कि हम भी पलटकर जवाब दे रहे हैं। ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मिक्स तस्वीरें हैं, इजराइल की तस्वीरें भी हैं और इसमें हमास की तस्वीरें। फुल स्क्रीन जरा पूरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, एक बार देखिए जरा। तो आपने तस्वीरें देखी, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे इजराइल ने हमास पर अटैक किया। ये देखिए,
इजराइल का हमला मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए इजराइल ने हमास पर अटैक किया, रात का अंधेरा था और उसके बाद जो रॉकेट्स गिरे हैं, इजरायली एयरक्राफ्ट जब इस शहर के गाजा स्ट्रिप के ऊपर से निकलते हैं, लगभग 40 से 41 किलोमीटर लंबी ये गाजा स्ट्रिप है, लगभग 10 से 11 किलोमीटर चौड़ी ये स्ट्रिप है जिस पर हमास का कब्जा है, जिस पर हमास रहता है, फिलिस्तीनियों के बीच में हमास रहता है, जिसे उन्होंने स्वीकार भी किया है क्योंकि उनके रेजिडेंशियल, उनके रिहायशी इलाकों में वहां जाकर देखिए रात के वक्त इजरायली एयरक्राफ्ट ऊपर से गुजरते हैं और खुद अपने टारगेट सेट करते हैं जहां हमास के, उनका कहना है जहां हमास के लोग छुपे, हमास के मुखिया हैं, हमास के हेडक्वार्टर्स हैं, वहां जाकर वो अटैक करते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है रात का वक्त है जिस वक्त इजराइल ने अटैक किया। इससे पहले भी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, वो तस्वीर जहां पर खुद हमास ने इजराइल पर रात को अटैक किया था, जो मैंने आयरन डोम की तस्वीरें आपको दिखाई। आइए अब आपको दिखाते हैं हमास का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, हमास का खुफिया हेडक्वार्टर उड़ा दिया इजराइल ने। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा ये तस्वीरें अगर फुल स्क्रीन में दिखाऊं, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं गुबार धुएं का उड़ता देख रहे हैं, दरअसल ये हमास का हेडक्वार्टर था, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, जिसे इजराइल ने उड़ा दिया। आइए अब आपको दिखाते हैं जल्दी से, जो हथियारों का गोदाम था, हथियारों का गोदाम वो उड़ा दिया है, वो दिखाने जा रहा हूं तस्वीरें। ये देखिए इजराइल के हमले में हथियारों का गोदाम था, इसे उड़ा दिया है इजराइल ने। ये हमास का हथियारों का गोदाम था जिसे पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं फुल स्क्रीन, अगर ये तस्वीरें मैं दिखाऊं, इस हमले में ये पूरा गोदाम उड़ा दिया गया है। आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि कितने कितने अटैक किए गए हैं। आपने दोनों तरफ के ही हमले देख लिए, अब आपको बताने जा रहे हैं कि इजराइल ने कितने हमले किए हैं, हमास ने कितने हमले किए हैं। कोई किसी से पीछे नहीं है हमलों में। देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे एक तरफ आपको बेंजामिन नेतन्याहू नजर आ रहा है, दूसरी तरफ हमास के आतंकी दिख रहे हैं। 3150 रॉकेट, जी हां, ये जो रॉकेट मैं आपको बता रहा हूं, हमास ने 3150 रॉकेट इजराइल पर दागे हैं। 3150 रॉकेट। सोचिए, अभी आपको लग रहा होगा शायद हमास बहुत दबा कुचला है, हालात वहां खराब हैं, लेकिन एक दो नहीं, सोचिए 3150 रॉकेट हमास ने, फिलिस्तीन ने इजराइल पर दागे हैं। 90% मार रॉकेट गिराए गए हैं, यानी 90% जो हमास के रॉकेट थे, इस फिलिस्तीन के जो रॉकेट 90% रॉकेट थे जो कि इजराइल पर मारे गए थे, वो गिरा दिए। कैसे? इसी आयरन डोम के जरिए। सिर्फ 10% इजराइल पे गिरे। यानी इजराइल अगर सुरक्षित है तो अपने संसाधनों की वजह से, अपने हथियारों की वजह से सुरक्षित है, वरना इजराइल के भी हालात और खराब होते। 820 ठिकानों पर हमला किया गया है। 130 आतंकी अब तक हमास के ढेर हो चुके हैं, यानी 820 ठिकाने हमास के जिस पर अटैक किया गया, 130 आतंकी ढेर हो गए हैं। 460 रॉकेट चूक गए, यानी हमास ने जो 460 रॉकेट इजराइल पर दागे थे वो मिसफायर हो गए, और रॉकेट जैसे ही दागे गए वो वहीं फट गए, क्योंकि रिहायशी इलाकों में हमास रहता है, लोगों के घर हैं, वहीं फटे तो लोग चपेट में आ गए और लोगों की मौत हो गई। ये कहना है इजराइल का। इजराइल का भी नुकसान कम नहीं हुआ, इजराइल के 10 लोगों की मौत हुई है इजराइल में, और हमास के 130 लोगों की मौत हुई है, ये कहना है इजराइल का। तो ये एक दूसरे का नुकसान हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा इस हमलों पर। And I want to thank President Biden for his clear and unequivocal support. You cannot equate a democracy that values life with a terror organization that glorifies death. और आइए अब सबसे पहले आपको लिए चलते हैं, मैंने आपको जैसा बताया कि अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई कल और इसमें अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए। इजराइल पर चीन अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने लगा। चीन ने अमेरिका को नसीहत दी और अमेरिका ने भी चीन पर सीधे सीधे वार किया। यूएनएससी की मीटिंग थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग थी और इसमें बाकायदा फिलिस्तीन और इजराइल ने अपना पक्ष रखा। आपको बताएंगे कि इस मीटिंग में आखिर क्या हुआ, कौन किसके सामने था, कौन क्या क्या कह रहा था। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आखिर यूएनएससी में है कौन कौन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन है ये मैं आपको बता दूं, यानी इसमें कौन कौन लोग हिस्सा ले रहे थे। अमेरिका इसमें शामिल है। अमेरिका खुद यानी अमेरिका जो पहले कह चुका है कि वो हर हाल से इजराइल के साथ है, उसने इशारा किया है। जल्दी से अगर मैं इसे रोटेट करूं, अमेरिका इसमें शामिल है। अमेरिका के अलावा चीन यूएनएससी की खुद होस्ट कर रहा था। चीन के अलावा फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। ये वो देश है जो इसके स्थायी सदस्य हैं। फ्रांस के बाद जल्दी से रोटेट कीजिए प्लीज इसे। फ्रांस के बाद मैं आपको बताऊं कि रूस, रशिया भी इसका खुद मेंबर है और ब्रिटेन। ये 5 मुल्क हैं जो परमानेंट स्थायी सदस्य हैं और इसके अलावा 10 सदस्य अस्थायी हैं, उसमें भारत भी शुमार है। भारत का टेक यूएनएससी में बिल्कुल अलग था, ये आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि आखिर देखिए जरा, आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अमेरिका और चीन आमने सामने आए इजराइल के मुद्दे पर। क्या किसने कहा, जरा देखिए इस रिपोर्ट पे। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर बड़ी बैठक। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बैठक में भिड़े अमेरिका और चीन। इजराइल फिलिस्तीन में वार पलटवार। यूएनएससी बैठक में नहीं बनी बात। इजराइल फिलिस्तीन जंग पर कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएचसी की अहम बैठक हुई। पिछले 8 दिनों से गाजा पट्टी में रॉकेट हमलों के बीच इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई थी। बैठक के दौरान इजराइल और फिलिस्तीन ने अपना पक्ष रखा और दोनों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान बैठक में अमेरिका और चीन फिर आमने सामने आ गए। दरअसल यूएनएचसी की बैठक की अध्यक्षता इस महीने चीन कर रहा है। इस दौरान चीन ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा, इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर अमेरिका को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर प्रेस स्टेटमेंट रोकने की कोशिश की। साथ ही चीन ने कहा कि अमेरिका यूएनएचसी को एक आवाज में बोलने से रोक रहा है। चीन, नॉर्वे और ट्यूनीशिया ने फिलिस्तीन और इजराइल विवाद पर यह बैठक बुलाई थी। इस दौरान यूएन महासचिव गुटारेस ने दोनों देशों से शांति की अपील की। भारत ने भी दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन बैठक में कोई सर्वसम्मति से प्रस्ताव नहीं आया। इससे पहले भी यूएनएचसी की बंद कमरे में 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये बैठकें बेनतीजा रही थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या शांति की अपील भर से फिलिस्तीन इजराइल में जारी हिंसा खत्म हो जाएगी। आगे आपको यह भी बताएंगे कि कैसे मुस्लिम देश आपस में लड़ रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन पर। लेकिन पहले आपको बताएं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में खुद यूएन के महासचिव ने क्या कुछ कहा है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि लड़ाई समाप्त होनी चाहिए। इस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में उन्होंने कहा इसे तुरंत रोका जाना चाहिए और अभी इसी वक्त इस लड़ाई को खत्म किया जाए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के महासचिव ने कहा कि रॉकेट और मोर्टार से हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ जान माल का नुकसान हो रहा है, इसे फौरन रोका जाना चाहिए। हवाई और तोपखानों से हमले किए जा रहे हैं, यानी उनकी भी बारीक नजर है, ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। यूएन की यहां भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। गुटेरेस ने आगे कहा सभी पक्षों ने से अपील है कि वो शांति बनाए रखें। यूनाइटेड नेशंस की यहां पर आपको बताएं इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, महत्ता, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने ही फिलिस्तीन और इजराइल को 2 हिस्सों में बांटा था और यरूशलेम का अधिकार किसी को नहीं दिया था, जिसको लेकर पूरी लड़ाई हो रही है। आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है फ्रांस में।
यानी ये जो मीटिंग्स एक तरफ चल रही है, फ्रांस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी ऐसे ही तस्वीरें दिखाई थी। देश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। फ्रांस में जो फिलिस्तीन के समर्थन में लोग निकल कर आए, प्रदर्शन करने लगे। ये उसके बाद इसमें देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। वाटर कैनन फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें दिखाएं, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। लोगों पर पानी की बौछार की गई। ये फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद ये कदम उठाना पड़ा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फ्रांस की तस्वीरें देख रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे थे फ्रांस की सड़कों पर और उसके बाद वहां पर पुलिस ने एक्शन लिया और लोगों को खदेड़ा है। आइए अब आपको बताते हैं कि फिलिस्तीन को दरअसल किसने कहा हथियार बंद चोर, क्योंकि इसमें यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फिलिस्तीन भी पहुंचा था अपना पक्ष रखने के लिए। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री थे डॉक्टर रियाद माल्की ने कहा इजराइल हथियार बंद चोर है। इन शब्दों का इस्तेमाल किया फिलिस्तीन ने इजराइल के खिलाफ। उन्होंने कहा जो हमारे घर में घुस आया है, इजराइल पर आरोप लगाया कि हमारे घर में घुस आए हैं यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। उन्होंने कहा हमारे परिवार को ये धमका रहे हैं। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने कहा लंबे समय से ये हम पर अत्याचार कर रहे हैं। ये जुबान थी फिलिस्तीन के विदेश मंत्री की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यरूशलेम बिकाऊ नहीं है, ये कहा फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं इराक की तस्वीरें, क्योंकि इराक में भी प्रदर्शन हुए, इराक में भी प्रोटेस्ट हुए, लोग सड़कों पर निकले। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, इराक में भी प्रदर्शन हुआ। इराक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया है। इराक में भी लोगों का गुस्सा देखने को मिला है। लेकिन इराक के अलावा मैं आपको बताऊं कि अलग अलग यूएनएससी में, यानी यूएन में इजराइल ने क्या कुछ कहा, ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया फिलिस्तीन ने क्या कहा, लेकिन अब देखिए इजराइल ने क्या कहा। इजराइल ने यूएन में क्या कहा। इजराइल का भावुक जवाब था। इजराइल का कहना था आप क्या करेंगे जब आप पर सैकड़ों रॉकेट दागे जाए। इजराइल का यह भावुक कर देने वाला जवाब, यानी इमोशनल स्पीच दी इजराइल ने यूएनएससी में। उन्होंने कहा हमास नागरिकों को निशाना बनाता है, इजराइल आतंकियों को। यानी इजराइल का कहना यह था कि हम पर रॉकेट से हमले हो रहे हैं, हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और हम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे, हम हमास के आतंकियों को निशाना बना रहे हैं। यह कहना था खुद इजराइल का। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं हम कि प्रोटेस्ट दिखाते हैं कि कनाडा का प्रोटेस्ट देखिए जरा, कनाडा में कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है। ये देखिए, ये कनाडा की सड़कों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कनाडा का प्रोटेस्ट, लोग ऊपर भी मौजूद हैं। ये अगर फुल स्क्रीन तस्वीरें मैं दिखाऊं, देखिए जरा, बड़ा प्रोटेस्ट कनाडा में देखने को मिला। ये देखिए, भारी संख्या में लोग सड़कों पर निकले थे, हाथों में फिलिस्तीन के झंडे और फिलिस्तीन के हक में ये प्रोटेस्ट हो रहा था। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा था। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कनाडा की तस्वीर देख रहे हैं। लोगों के हाथों में झंडे थे, लोग नारे लगा रहे थे फिलिस्तीन के खिलाफ। फिलहाल लोगों की एक आवाज थी कि ये इजराइल का जो हमला है वो रोका जाए, लेकिन हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि भारत, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का रुख क्या था। भारत ने क्या कुछ कहा ये जानते हैं। भारत ने कहा कि भारत शांति की अपील करता है, दोनों पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने की अपील भारत ने की। भारत का कहना है कि दोनों पक्ष संयम बरतें, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों से बचें, यानी टेंशन कम हो ऐसी पूरी कोशिश करें। पूर्वी यरूशलेम और उसके आसपास में भी टेंशन कम हो, यानी यथास्थिति बनाए रखने की अपील की गई। हालात जैसे पहले थे वैसे हालात बनाए जाएं, यह कहा गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं टर्की में भी प्रदर्शन हो रहा है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देश, अलग अलग मुल्कों में, दुनिया के अलग अलग देशों में। ये देखिए, ये टर्की की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तुर्की में देखिए कैसे प्रदर्शन हो रहा है। तुर्की ने बहुत सख्त रुख अपनाया है। तुर्की ने OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो बैठक थी, उसमें भी तुर्की ने सख्त लहजों में नेतन्याहू और इजराइल पर हमला किया था। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें मैं दिखाऊं, देखिए जरा, लोगों ने मोबाइल की टॉर्च, मोबाइल की लाइट्स ऑन कर रखी है और उसके बाद रात के अंधेरे में लोग सड़कों पर निकले हैं और फिलिस्तीन के हक में और इजराइल के खिलाफ ये तुर्की में प्रदर्शन हुआ है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं।
तो ये तो बात हुई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, लेकिन कल एक और बैठक हुई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी मुस्लिम देशों का जो समूह है, 57 मुस्लिम देशों का जो समूह है, ये सब मिले तो एक साथ लेकिन आपस में ही लड़ गए। किसने किसको घेरा ये मैं आपको बताऊं। ओआईसी की बैठक हुई, कई घंटे तक बैठक चली, सभी ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन इस बैठक के दौरान कई मुस्लिम देशों को जिनका सॉफ्ट कॉर्नर है इजराइल के साथ, उनको आड़े हाथों लिया गया। आइए आपको सबसे पहले दिखाता हूं कैसे ओआईसी दो धड़ों में बट गया। देखिए जरा कौन एक पक्ष में था, कौन दूसरे पक्ष में। आपके सामने दो धड़े हैं, एक तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा, एक तरफ अगर आप देखिए कि तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान एक तरफ आ गए, लेकिन दूसरी तरफ कौन था? यूएई, सूडान, मोरक्को और बहरीन। यानी इन लोगों ने सीधे सीधे अटैक किया इन मुल्कों पर, इन मुस्लिम कंट्रीज पर, इन पर आरोप लगाया कि इन्होंने इजराइल के साथ संबंध बेहतर किए हैं, इसलिए नैतिक रूप से इन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। जरा एक रिपोर्ट देखिए कैसे ओआईसी में मुस्लिम देश दो पक्षों में बंट गए। इजराइल पर लेना था एक्शन, आपस में ही भिड़ गए मुस्लिम देश। यूएई के इजराइल से रिश्तों पर बवाल, तुर्की और फिलिस्तीन ने उठाया सवाल। फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी ने बैठक बुलाई। मकसद साफ था कि फिलिस्तीन का समर्थन और इजराइल के खिलाफ ठोस कदम उठाने पर चर्चा। लेकिन जब बैठक शुरू हुई तो बैठक में इजराइल को घेरने के बजाय तमाम इस्लामिक देश आपस में ही भिड़ गए। बैठक में इजराइल की निंदा तो की, हमला रोकने की मांग भी हुई, लेकिन इजराइल की आलोचना करते वक्त इस्लामिक मुल्कों के बीच का मतभेद भी खुलकर सामने आ गया। दरअसल फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर कई इस्लामिक देशों की खुलकर आलोचना की और उन पर इजराइल के खिलाफ नरम रुख रखने का आरोप लगाया। फिलिस्तीन के बाद तुर्की ने भी उन मुल्कों की आलोचना की जिनके रिश्ते इजराइल से बेहतर हैं। There are a few who have lost their moral compass and voiced support for Israel. It is not surprising that these figures are also known for their racist and anti-Islamic policies. दरअसल वजह यह थी कि खासतौर पर यूएई और बहरीन कुछ मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। बाकी देशों का कहना है न सिर्फ राजनयिक संबंध बल्कि कारोबारी रिश्ते भी स्थापित कर लिए हैं, इसलिए बाकी मुस्लिम देशों ने इन मुल्कों को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि इन्हें बोलने का अधिकार नहीं रह जाता है। यही वजह है इनकी चुप्पी और खामोशी की। तो पता नहीं आगे फिलिस्तीन और इजराइल की जंग क्या रुख लेगी, लेकिन फिलहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।